रहा है कि सिंहस्य विषये एकां कथां पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति। भवान् स्वयम् अरण्ये सिंहः अस्ति इति मनसि विचार्यं कथां श्रावयतु इति। एवं सा किं विकसितुं प्रयत्नं करोति। कह रहा है कि सिंह के विषय में एक पाठ को पढ़ाने के दौरान शिक्षिका क्या देती है, निर्देश देती है छात्रों को कि भवान स्वयं अरण्ये सिंहः अस्ति। मान लेते हैं कि बच्चों को कहती है शिक्षिका कि आप स्वयं जो है वह जंगल में क्या है, सिंह है। अरण्ये सिंहः अस्ति इति मनसि विचार्यं, ऐसा मन में सोच करके कथां श्रावयतु, कथा को सुनिए। इति एवं सा किम विकसितुं प्रयत्नं करोति, ऐसा करके शिक्षिका जो है वह बच्चों में किस चीज़ का विकास करने का प्रयत्न कर रही है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता चिंतन क्षमता च, सृजनात्मक चिंतन क्षमता का विकास। रूपांतरण अनुवादन च, रूपांतरण और अनुवाद का विकास। पठन कौशल और लेखन कौशल का विकास। प्रारूप लेखन पुनर्लेखन च, प्रारूप लेखन और पुनर्लेखन का प्रयास। तो निश्चित रूप से यह बच्चों को सृजनात्मक चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, नए तरीके से मौलिक चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है। 73 में कह रहा है, क्या कह रहा है 73 में, उसको हम लोग देखते हैं। भाषाधिगमाधिग्रहणयो न, भाषाधिगमाधिग्रहणयो यानी भाषाधिगम प्लस अधिग्रहणयो यानी भाषा अधिगम और अधिग्रहण। अधिग्रहण माने अर्जन, अधिगम माने लर्निंग, अधिग्रहण माने एक्विजिशन। तो कह रहा है भाषाधिगमाधिग्रहणयो, भाषा अधिगम और अर्जन में मध्य कह भेद, क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है उभये अधिगमाधिग्रहणे साहजिके। उभये माने दोनों, यानी अधिगम और अधिग्रहण दोनों सहज होता है। फिर दूसरा ऑप्शन है उभये अधिगमाधिग्रहणे प्रयासजन्ये, यानी अधिगम और अधिग्रहण दोनों प्रयास पूर्वक होता है। तीसरा है अधिगमः प्रयासजन्यः अधिग्रहणम साहजिकम, अधिगम प्रयास के कारण और अधिग्रहण सहज रूप से होता है। तो बिल्कुल ये सही उत्तर है। आप लोगों को मैंने ये चीज़ क्या किया है, बताया है कि भाषा अधिगम में हमको प्रयास करना पड़ता है और अधिग्रहण जो है वह सहज रूप से होता है। 74 में देखिए, कह रहा है विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय के शिक्षण में प्रथम भाषा के रूप में क्या अध्यापन होता है। पहला ऑप्शन है मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषाया, यानी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, राजकीय भाषा, सह राजकीय भाषा। तो बिल्कुल आप लोगों को मैंने भाषा पेडागोजी में बताया है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा ही क्या किया जाता है, विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो 74 का उत्तर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है। अब हम लोग 75 को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। 75 क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तरे कवितायाः प्रयोजनम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन क्या है। प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे को कविता पढ़ाया जाता है उनका प्रयोजन क्या है। विभिन्न भाषा कौशलानामुपरि अधिकार प्राप्ति, विभिन्न भाषा कौशल के ऊपर अधिकार प्राप्त करना। प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम, प्राथमिक छात्रों को अलंकार पढ़ाना। शब्दावली ज्ञाने विस्तारः, शब्दावली के ज्ञान में विस्तार करना।
चौथा है कविताया संगीतस्य तालस अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। कविता की संगीत, तान और अनुप्रास का जो आनंद है उसका अनुभूति करना। तो कविता शिक्षण का प्राइमरी लेवल पर चौथा जो ऑप्शन है कि संगीत, तान, अनुप्रास की आनंद अनुभूति, यही आपको कविता शिक्षण का प्रारंभिक स्तर पर आपको क्या है, उद्देश्य है। और प्रारंभिक स्तर पर जो कविताएं होती है, हम हिंदी में पढ़ाए हैं आप लोगों को कि वह किस श्रेणी में होना चाहिए, गद्य श्रेणी में होना चाहिए। किस श्रेणी में? गद्य श्रेणी में, जिसका गायन किया जा सके। तो 75 का क्या होगा? डी नंबर सही आंसर होगा। 76 नंबर में कह रहा है कि अधोलिखित प्रश्नानाम विकल्प, हाँ तो है ही निर्देश में कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प को चित्वा मने चुनकर लिखिए। क्या है? कविता पठन पाठनस उद्देश्यम अस्ति। फिर वही बात है कि कविता पठन पाठन का उद्देश्य क्या है। पहला, कविता रचनाया नियम ज्ञानम, कविता रचना के नियम को जानना। प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, यानी कहने का मतलब खुशी और आनंद की प्राप्ति। कविता के व्याकरण रूप का ज्ञान और कविता के विषय का ज्ञान। चूँकि प्राइमरी लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्राइमरी लेवल में कविता पठन पाठन का उद्देश्य खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। 76 का सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 77 में क्या कह रहा है। कह रहा है छात्राणाम शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावितमा योजना स्यात्। छात्रों में शब्दावली ज्ञानवर्धन के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी योजना होगा। पहला, प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेन सह वाक्य निर्माणम। जो भी नए शब्द प्रयोग में आता है उनके साथ वाक्य का निर्माण करना। विपरीतार्थकानां पर्यायवाचीनां च शब्दानां स्मरणम। विपरीतार्थक और पर्यायवाची शब्दों को याद करना। याद करने वाला बात तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सीटेट को याद करने से सख्त नफरत है। तीसरा है प्रस्तुत संदर्भानुसाराम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम। बहुत अच्छा, यही होगा कि संदर्भ के अनुसार नए शब्दों के अर्थ का क्या करना, अनुमान करना ना। शब्दकोश देखना या ये सब याद करना, इन सब से बेहतर है कि शब्दावली बढ़ाने के लिए बच्चों को संदर्भ में जो नए शब्द आए उनके अर्थ का अनुमान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। आगे हम लोग 78 में देख रहे हैं। भाषा शिक्षकः छात्राणाम दोषान पश्येत्। यानी भाषा के शिक्षक को छात्रों के दोषों को देखना चाहिए। पश्येत्, एत एताम एयुः विधिलिंग में है ना, चाहिए के अर्थ में। तो पश्येत् माने क्या हो जाएगा, देखना चाहिए। तो भाषा शिक्षक को छात्रों के जो दोष हैं, गलतियां हैं, मिस्टेक हैं, उसको किस रूप में देखना चाहिए। छात्र संशोधन संकेत रूपेण, छात्र के द्वारा संशोधन के संकेत के रूप में। अधिगमे समस्या रूपेण, अधिगम की समस्या के रूप में। आगे है अधिगमस बाधक रूपेण, अधिगम में बाधा के रूप में। अधिगमस संकेत रूपेण, तो अधिगम के संकेत के रूप में। निश्चित रूप से गलतियाँ यह बताती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो बच्चे यदि गलतियाँ कर रहे हैं तो वह सीखने का क्या देती है, संकेत देती है। इसलिए इसका डी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे है शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थम निर्देशनात् पूर्वम स्व भोजन प्रवृत्ति विषये समूहेषु वार्तालापं कर्तुम छात्रान् निर्दिशति एवं सा किम करोति। शिक्षिका जो है खाद्य विषय पर पाठ के पढ़ने के लिए जो निर्देश देती है, उसमें पूर्व में वह कहती है कि अपने अपने भोजन
प्रवृत्ति के विषय में सामूहिक वार्तालाप करो। ऐसा वह छात्रों को निर्देश देती है कि खुद जो तुम लोग भोजन करते हो, भोजन का जो तुम्हारा प्रवृत्ति है उस पर आपस में वार्तालाप करो। एवं सा किम करोति, वह ऐसा क्यों करती है। पाठस बोधपूर्वकम पठनार्थम तान समर्थान करोति, पाठ का बोधपूर्वक पठन के लिए वह छात्रों को समर्थ करती है। कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थानाम जीवनानुभवस संबंधम स्थापयति, यानी कक्षा में प्राप्त होने वाले ज्ञान से वह विद्यार्थी के जीवन का जो अनुभव है उनको जोड़ने का काम करती है। तो निश्चित रूप से ऐसा वह इसीलिए करती है। तो 79 का आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कतमं व्यवहारवाद सिद्धांतम न अनुसरति, भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। तो सी नंबर कंठस्थीकरणम। देखिए व्यवहारवादी है ना, आप लोगों को सीटेड बूस्टर वीडियो में मैं बताया हूँ व्यवहारवादी और चौमस्की सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत दोनों एक दूसरे का विपरीत है। व्यवहारवादी अनुकरण पर, अभ्यास पर न, उसके बाद कंठस्थीकरण पर, इस सब पर बल देते हैं। भाषा शिक्षण के लिए उसमें अंतर्निहित यंत्र होता है। यह कौन कहता है? चौमस्की कहता है ना। तो 80 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। व्यवहारवाद का कौन सिद्ध। हाँ, तो वही ट्रिक यदि याद कीजिएगा सीटेट में तो उसका हाल यही होगा कि यदि याद कर लिए आपकी टैग वर्ड में कि कंठस्थ नकारात्मक है तो इसको हम मार देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब में कंठस्थीकरण पे जोर देते हैं। हाँ, अभ्यास, पुनर्बनन, अनुकरण, कंठस्थीकरण, इस सब पर जोर दिया है ना। और ये तो स्पष्ट है कि भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, ये बात किसने कहा है आपको? चौमस्की ने कहा है, जो कि व्यवहारवाद का सख्त क्या है? विरोधी है। कह रहा है अधोनिखितेषु कथमा उक्ति उचिता, निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित है? कस्याश्चित भाषाया ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्या भाषा व्यवहार, यानी भाषा ज्ञान का अर्थ है कि नाम माने अर्थ है कि विभिन्न परिस्थिति में उस भाषा का क्या करना? व्यवहार करना। कि दूसरा है कि किसी भाषा के ज्ञान का अर्थ है तस्या भाषाया सर्वेषां शब्दानाम ज्ञानम, उस भाषा के सभी शब्दों को जान लेना न, या उसका शुद्ध व्याकरण जान लेना, कि उस भाषा को लिखना जान लेना। तो क्या होगा? ए नंबर होगा। कस्याचित भाषाया ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्या भाषा या व्यवहार न, किसी भाषा के ज्ञान का अर्थ है कि विभिन्न परिस्थिति में उस भाषा का व्यवहार करना। आगे है लेखन कौशल विकास समये शिक्षकः मुख्यतया अवधारयेत्, लेखन कौशल के विकास के समय में शिक्षक को मुख्य रूप से सोचना चाहिए। काल मर्यादा पर, सुंदर हस्ताक्षर पर, व्याकरण पर, भावाभिव्यक्ति पर, भाव की अभिव्यक्ति पर न। निश्चित रूप से अभिव्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 83 में कह रहा है सुरेशा एका भाषा शिक्षका अस्ति, सुरेश जो है वह एक भाषा शिक्षक है। स छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमयितुं निर्दिशति, उसे जो है छात्र को किसी गांव में परिभ्रमण कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है न। तत्र आपनानां सूचनापट्टान् पठित्वा तदुपरि विवरणं दातुं कथयति च न, एवं विधा गतिविधि किम कथ्यते, वह जो है सूचना पट पर इसकी जानकारी देकर के इसका विवरण देने को कहता है। तो यह गतिविधि क्या कहलाएगा? तो ये परियोजना कार्य कहलाएगा, प्रोजेक्ट वर्क कहलाएगा। बच्चों को ऐसा करने के लिए जो हम देते हैं वो क्या है? प्रोजेक्ट वर्क है। तो 83 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक। 84 में कह रहा है कि अद अस्तेनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति, निम्नलिखित में कौन सुनने से पहले की गतिविधि है?
परिच्छेदस भावम आदाय तद्गत प्रश्नानाम उत्तरम लेखितु छात्रा निर्दिशति। परिच्छेद में आने वाले भाव को पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए छात्रों को कहना। शिक्षक प्रस्तुत विषय जीवनानुभव विषय च छात्रं किम जानन्ति इति प्रश्नम कुर्यात्। शिक्षक जो है प्रस्तुत विषय में छात्रों के जीवन का अनुभव क्या है ना, इसको जानने के लिए प्रश्न करते हैं, तो यही सबसे अच्छा होगा। तो 84 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 85 में है गीता एकम कथा संग्रहम पठति एवं प्रकारकम पठनम कठ्यते। गीता जो है एक कहानी की किताब क्या करती है, पढ़ती है। इस प्रकार का पठन क्या कहलाता है। परीक्षार्थम पठनम इति, परीक्षा के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना, विशद ज्ञान के लिए पढ़ना, सूचना प्राप्ति के लिए पढ़ना। तो कहानी का संग्रह पढ़ रही है तो वह आनंद के लिए पढ़ना हो जाएगा। 85 का बी नंबर। 86 में कह रहा है रचनात्मक कक्षायाम कविताया पाठन समये शिक्षक। किसी रचनात्मक कक्षा में कविता को पढ़ाते समय, पाठन माने पढ़ाते समय, शिक्षक को समूहेषु चर्चां कृत्वा कविताम अधिकृत स्व मंतव्यम प्रदातुं छात्रान् निर्दिशेत्। समूह में चर्चा करना चाहिए और कविता पर अपने अपने मंतव्य छात्रों को देने के लिए निर्देशित करना चाहिए। तो फर्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सी नंबर में कंठस्थीकरण है, बी नंबर में पुनरावृत्ति है, डी नंबर में व्याकरण का नियम है, तो ये सब तो निगेटिव हो जाएगा। रचनात्मक कक्षा है ना, तो ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 87 में कह रहा है अद अस्तनेसु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। इन निम्नलिखित में कौन त्रिभाषा सूत्र का संस्तुति किया, तो ये किसने किया था, कोठारी कमीशन ने। किसने किया था, दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में जो कमीशन बनी थी, आयोग बनी थी, उन्होंने ही सबसे पहले यह बताया था कि त्रिभाषा सूत्र भारत में होना चाहिए। तो 87 का क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। सी नंबर ना। 88 में सर्वेषां बालानां जन्मन एव भाषाधिग्रहण अंतर्निहित शक्ति विद्यते। सभी बच्चों में जन्म के साथ ही भाषा अर्जन करने की अंतर्निहित शक्ति होती है ना। ये क्या है, सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्टस। बिल्कुल, ये हम चोमस्की का सिद्धांत न पढ़ रहे हैं, चोमस्की ये बात कहता है ना। और चोमस्की ही ना यूनिवर्सल ग्रामर या सर्वभाषा व्याकरण या सार्वत्रिक व्याकरण की बात करता है, करता है ना, याद है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्टस। 88 का ए नंबर। 89 में इसका आंसर गलत दिया है, 88 का सी नंबर गलत दिया हुआ है, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, भाषा अर्जन की शक्ति, ये दोनों बात चोमस्की ने कही थी। आगे है भाषाया कौशन चतुष्टयम अतिरच अधोलिखितेषु अपरम कौशनम किमस्ति। भाषा के जो ये 4 कौशन है उसमें सबसे अपर कौशन, उच्च कौशन कौन सा है। निश्चित रूप से संप्रेषण कौशन ही आपको इसमें, लेकिन आंसर दे दिया है सी नंबर, लेकिन उत्तर होगा बी नंबर। संप्रेषण कौशन जो है वह सबसे प्रमुख है किसमें, भाषा में। आगे है बहुभाषिकताया उपयोग साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियेत येन। बहुभाषिकता का साधन के रूप में हमें अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। येन बहुवी भाषावी बाला अस्तव्यस्ता भवन्ति। बहुत सारे भाषाओं से बच्चे अस्तव्यस्त हो जाते हैं। बाला बहुनाम भाषानाम अधिगमम करियो। बच्चों को बहुत सारे भाषाओं को सीखना चाहिए ना। बल्कि डी नंबर होगा कि प्रत्येक बच्चा यह देखता है कि हमारी भाषा को क्या मिलता है, जगह मिलता है ना, ऐसा वो अनुभव करता है। तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो इतना क्वेश्चन अभी आप लोगों को मैंने क्या किया,